आज के इस पावन तिथि पर हम लोग अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस दिवस की पृष्ठभूमि, ऐतिहासिकता और साथ ही साथ चुनौतियों, अब तक की यात्रा और भविष्य की दिशा, इन समस्त विषय वस्तुओं पर हम लोग प्रकाश डालेंगे, चर्चा करेंगे। किंतु आज के इस पावन तिथि पर अपने शब्दों को प्रारंभ करने से पूर्व मुझे वैदिक एक श्लोक याद आता है। राष्ट्र स्यार्थे धनम त्याज्यम, राष्ट्र स्यार्थे प्रियम त्यजेत, राष्ट्र स्यार्थे प्राणमपि त्यजेत धर्मांत विचालयति। यहाँ कहा गया है राष्ट्र धनम त्याज्यम, राष्ट्र स्यार्थे प्रियम त्यजेत, राष्ट्र स्यार्थे प्राणमपि त्यजेत धर्मान्न विचालयेत। अर्थात राष्ट्र हेतु आवश्यकता पड़ने पर धन, प्रिय वस्तुओं का, यहां तक कि प्राण का भी यदि आवश्यकता हो तो सहर्ष परित्याग करने हेतु तत्पर रहना चाहिए। किंतु कभी भी अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। आज देश को हमारे प्राणों की आवश्यकता नहीं है। आज जिस अवस्था में हमारे मनीषियों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने समर्पण और शहादतें, कुर्बानियां देते हुए राष्ट्र को आज जिस स्थान पर लाकर खड़ा किया है, यहां पर राष्ट्र हमारे प्राणों की आहुति नहीं मांग रहा है, अपितु हमसे जीवन की मांग कर रहा है। आज हमें राष्ट्र के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है, अपितु राष्ट्र के लिए जीने की आवश्यकता है। किंतु क्या यह चिंता का विषय नहीं है, चिंता का सबब नहीं है कि एक वह थे जिन्होंने राष्ट्र के लिए इन सर्वस्व प्राणों का भी त्याग किया, प्रियजनों का भी त्याग किया। वह 16-16 साल का बालक, 18-18 साल का बालक जो परिवार का परित्याग कर देता है, माँ बाप का परित्याग कर देता है, अपने जाने के पश्चात परिवार की क्या दशा होगी, क्या दिशा होगी, इसकी भी परवाह नहीं करता है। और उन समर्पणों के पश्चात जब आज हम एक वर्तमान स्थिति तक पहुंचे हैं, तो क्या आज यह विचारणीय नहीं है कि वास्तव में आज हम राष्ट्र के लिए जीने के भी तैयार हैं? हर जगह मजहबी उन्माद, स्वार्थ, दलीय कुत्सिकता, भाषावाद, क्षेत्रवाद, विभिन्न प्रकार की व्याधियों ने, यदि हम कहें तो क्या हमारी आत्मा को और हमारे विवेक को कुंठित नहीं कर रखा है? हम इन विषय वस्तुओं पर आएंगे, लेकिन इससे पूर्व बड़ा ही रोचक इतिहास हमारे गणतंत्र का रहा है और कहीं ना कहीं ज्यादा ऐतिहासिकता को आपको जानना है तो इससे पूर्व का 76वें गणतंत्र पर मैंने एक उद्बोधन आपके सम्मुख रखा था, उस पर एक विचार विमर्श हमने आपके सम्मुख रखा है और वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो पुनः मैं इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा चर्चा अवश्य यहाँ करना समाचीन होगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के पश्चात उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे क्लेमेंट एटली। चर्चिल की विदाई के पश्चात लेबर पार्टी की सरकार बनती है और एटली के नेतृत्व में ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का गठन होता है। एटली नेहरू को बुलाते हैं और कहते हैं कि भैया स्वतंत्रता तो हमने आपको दे दिया,
अब आप अपने भावी ताने बाने को बुनने के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। नेहरू ने कहा, जी बताइए। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप लोकतंत्र को अपनाइए, किंतु विशुद्ध गणतंत्र की तरफ मत जाइए। अपितु भारत के वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रबुद्ध राजतंत्र कहीं अधिक उपयुक्त होगा। नेहरू आते हैं, उनको तो वही बात नहीं पचती है। पटेल से चर्चा होती है, प्रसाद यानी राजेंद्र प्रसाद जी से चर्चा होती है, अंबेडकर भी उस चर्चा में भाग लेते हैं, और बाद में निर्णय यह लिया जाता है कि नहीं, हम लोग केवल एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का ढांचा नहीं खड़ा करेंगे, अपितु विशुद्ध गणतांत्रिक होगा हमारे राष्ट्र का स्वरूप। और कहीं न कहीं इन भारतीय नेताओं को अपने गणतंत्र पर पूर्ण विश्वास था, वो उस पर अडिग थे। प्रथम बार वोटिंग कराया जाता है 1951 में। अभी तक जो सरकार चल रही थी वैसे चल रही थी। प्रथम बार व्यापक तौर पर अगर देखा जाए तो वोटिंग कराया जाता है 1951 में, 51 बार। तो उस समय जब वोटिंग कराया गया, अच्छा एक प्रश्न यहां और भी उठता है कि एटली क्या भारत के प्रति कोई वैमनस्य रखता था जो उसने या कोई उसकी उसमें भी कुत्सित चाल थी जो उसने गणतंत्र को ना अपनाने का सलाह लिया? प्रबुद्ध राजतंत्र की बात करता है, प्रबुद्ध राजतंत्र अपनाने के अंगीकार करने का परामर्श देता है। उसके पीछे कुछ कारण थे। पहला, कहीं ना कहीं लोकतंत्र तांत्रिक व्यवस्था के प्रति जो भारतीयों की अज्ञानता थी, क्योंकि हम लगभग हजारों वर्षों से उन व्यवस्थाओं से दूर थे। वैदेशिक आक्रमण, छिन्न भिन्न हो चुकी व्यवस्था, उसके बाद औपनिवेशिक व्यवस्था, इन्हीं सब चीज़ों के शिकार थे। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के प्रति या लोकतंत्र के बारे में हमारी कोई बहुत अच्छी पृष्ठभूमि नहीं थी। दूसरी समस्या थी अशिक्षा। तीसरी समस्या थी पर्दा प्रथा और विभिन्न प्रकार के कहीं ना कहीं जो है जातीय आधार पर, सामाजिक आधार पर और एक प्रकार से देखा जाए क्षेत्रीय आधार पर जो हमारे यहाँ विभाजन था, विभेद था। ये समस्त चीजें कहीं ना कहीं इटली को विचलित कर रही थी कि क्या भारत का गणतांत्रिक व्यवस्था उसे एक बेहतर भविष्य दे पाएगा, क्या वास्तव में वहां गणतंत्र एडॉप्ट करने के पश्चात उसको आगे बढ़ाया जा सकेगा। और इटली की सोच अपने आप में निरर्थक नहीं थी, किंतु भारतीय नेताओं को भी अपनी गणतांत्रिक व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास था। प्रथम बार वोटिंग कराया जाता है। वैदेशिक पर्यवेक्षक जो है बड़े उत्सुकतावश देखने आते हैं कि कैसे भारत में वोटिंग होगा। जिन लोगों को लोकतंत्र के बारे में एक पैसे की जानकारी ने हजारों वर्षों से गुलामी की दस्तान झेलते चले आ रहे हैं, जहां प्रदा प्रथा ऐसी है कि महिलाएं घर की जो है चार दीवारियों से बाहर भी नहीं निकल सकती, वहां पर भला ये अज्ञान जनमानस, अशिक्षा का शिकार जनमानस और प्रदा प्रथा की शिकार महिलाएं बूथों तक का सफर कैसे तय करेंगी। तमाम देशों के पर्यवेक्षक आते हैं, उनके लिए बड़ा रोचक विषय होता है। और जिस प्रकार से मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा कि कैसे कैसे जो है उसमें प्रथम बार वोटिंग कराई गई थी, उसकी भी काट ढूंढी गई। और बैलगाड़ियों पे बैठ बैठ कर महिलाएं वोट देने गईं, कतारों में खड़ी हुई और घूंघट में रहते हुए भी उन्होंने अपने देश के भविष्य को एक दिशा देने के लिए कतारों में खड़े होकर के प्रतीक्षा किया और बूथों तक का सफर भी तय किया। 50% तक बताया जाता है कि वोटिंग हुआ प्रथम उसमें। पाक ने भी हमारा नकल किया, यानी जो पाकिस्तान है, वहां बताया जाता है कि 10 साल केवल संविधान बनने में लग गए। जो संविधान हमने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनाकर तैयार किया, निर्माण करके तैयार किया, जिसके उपलक्ष्य में आज हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, अंगीकार करने के उपलक्ष्य में, क्योंकि इसी दिन हमने अंगीकार उसको किया। उसके पीछे भी एक ऐतिहासिकता है। तो पाकिस्तान को लगभग 10 साल लगे। उन्होंने संविधान लागू भी कर लिया 10 सालों के पश्चात, लेकिन वह 10 साल तक उठापटक के पश्चात निर्मित संविधान मात्र 2 वर्ष तक भी संचालित नहीं हो सका और अयूब खां के प्रहारों से वह मात्र 2 वर्ष के पश्चात पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया।
जनरल अयूब का तानाशाही पूरी तरीके से पाकिस्तानी व्यवस्था पर व्याप्त हो गया। तो कहीं ना कहीं इस मामले में हम बड़े सौभाग्यशाली रहे हैं कि जब एक तरफ चाइना, जो अपने आप को पीपल्स रिपब्लिक कहता है, वहां पर कहीं ना कहीं साम्यवादी अधिनायकवादी व्यवस्था कायम थी, पाकिस्तान में मजहबी कट्टरता और उन्माद। तो इन प्रकार के जो है, एक प्रकार से देखा जाए, हम पड़ोसियों के बीच उस समय थे, और उन पड़ोसियों के बीच रहते हुए भी हमने जिस खूबसूरती के साथ अपने गणतांत्रिक व्यवस्था को अंगीकार किया और उसको आगे चल करके गति दिया, यह अपने आप में सराहनीय था, यह अपने आप में रोचक था, यह अपने आप में जो है कहीं ना कहीं विचारणीय था। आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम झंझावतों के शिकार नहीं हुए। आज भी हम विभिन्न झंझावतों के शिकार हैं। 1975 का चाहे वह श्रीमती गांधी द्वारा रोका गया आपातकाल रहा हो, चाहे उसके पश्चात कश्मीर में सांप्रदायिक आधार पर दंगे रहे हों, चाहे वहां पर कश्मीर में हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों का पलायन रहा हो, चाहे पंजाब में खालिस्तान का प्रकरण रहा हो, चाहे आज भी हम अगर देख लें तो राजनीतिक दलों द्वारा जिस प्रकार से कुत्सित राजनीतिक क्षुधा के लिए विभिन्न प्रकार के कुचक्र रहे हों, चाहे वो जातिगत आधार पर, मजहबी आधार पर षड्यंत्र रहा हो, उन्माद रहा हो, चाहे वो आतंकवाद रहा हो, चाहे वो नक्सलवाद रहा हो, हमने हर झंझावतों को झेला है, किंतु झेलते हुए भी उन समस्त कुचक्करों को धराशायी किया, और आज भी हम उस पथ पर पूरी मजबूती के साथ गतिमान हैं। 75 में आपातकाल लागू होता है, पुनः श्रीमती गांधी 80 में जो है सरकार बनाती हैं, वापसी होती है, लेकिन एक बार कहा जाता है कि भारतीय जनमानस ने उनको वो दवा दे दिया था कि फिर उसके बाद दूध की जली बिल्ली भी छाछ फूक फूक पीती है, वो वाली स्थिति हो गई। फिर ये दुस्साहस, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी रही हो, चाहे कोई सत्ता रही हो, चाहे कोई सरकार रही हो, पुनः ये दुस्साहस करने की का किसी ने भी जो है प्रयास नहीं किया, किसी ने हैसियत नहीं किया। तत्पश्चात अगर हम देखें तो यहां पर भी जब संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ, तो यहां पर थोड़ा सा हमको बैक जाने की आवश्यकता है। तो कुछ लोगों के द्वारा बड़ा इस पर प्रश्न खड़ा किया गया कि क्या मुट्ठी भर लोगों के द्वारा विधानसभा के सदस्यों का चयन हुआ और उन्हीं प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया। उस समय बताया जाता है कि विधानसभा के चयन में जितने लोगों ने वोट किया था, संपूर्ण जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी मात्र 10% के तुल्य या आसपास बैठती थी। उसका भी बड़ा सुंदर जवाब अंबेडकर ने दिया। अंबेडकर जी ने कहा कि भैया, शक्ति और बुद्धि ये दोनों साथ साथ सफर नहीं तय कर सकते। हमारे सामने दो विकल्प था कि हम शक्ति को चुने कि हम बुद्धि को चुने, हम संख्या को चुने, संख्या बल को चुने कि हम बुद्धि बल को चुने, हम मात्रा को चुने कि हम गुणवत्ता को चुने। और दोनों में से हमने शक्ति पर बुद्धि को प्राथमिकता दिया, संख्या बल पर बुद्धि बल को प्राथमिकता दिया और मात्रा पर गुणवत्ता को प्राथमिकता दिया। मेरे पास समय नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इसको जस्टिफाई करूं, आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं या किस गुणवत्ता की बात की जा रही है। तत्पश्चात अगर हम देखें तो यह तो हमारा एक मोटा मोटा इतिहास रहा, जिस पर हमें गौरवान्वित होने का अवसर मिलता है कि जब हमारे पड़ोस में तमाम स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर झंझावतों का हमारा पड़ोस शिकार हो रहा था, सामाजिक स्तर पर झंझावतों का शिकार था, कट्टरपंथी ताकतें, जहां हम सेकुलर स्टेट की स्थापना की, तो ये बांग्लादेश जो है हमसे निकलने के बाद, पाकिस्तान हमसे निकलने के बाद, चूंकि पहले दोनों एक ही हुआ करते थे, तो इन दोनों स्थानों पर जो पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान था, एक प्रकार से कट्टरपंथी इस्लामिक सत्ता रोपित की गई। जिस प्रकार से कम्युनिस्ट के नाम पर वहां पर चाइना में जो है एक प्रकार से विभत्स सत्ता स्थापित की गई। तो इन समस्त चीज़ों से भी जो है हमने कहीं ना कहीं प्रभावित रहते हुए जिस प्रकार से अपने सफर को तय किया, ये हमारे लिए सराहना का विषय है, गर्व का विषय है। किंतु क्या आज कुछ प्रश्न विचारणीय नहीं है? क्या आज कुछ प्रश्नों पर चिंतन और विमर्श की आवश्यकता, मंथन की आवश्यकता नहीं है? शासन के स्तर पर तो हमने बखूबी अपने गणतंत्र की यात्रा को गौरवमय तरीके से आगे बढ़ाया, किंतु जीवन के क्षेत्र में हम कहां तक गणतांत्रिक मूल्यों को स्थापित कर पाए हैं, कहां तक प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित कर पाए हैं? क्या यह चिंतन और विमर्श का विषय नहीं है?
आज हम तमाम द्वंद्व के शिकार हैं। हमारा समाज तमाम द्वंद्वों से गुजर रहा है। एक तरफ हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, दूसरी तरफ असीमित आवश्यकताएं और असीमित महत्वाकांक्षाएं हमें डसती जा रही हैं। मैं बारंबार कहता हूं कि चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लिया जाए, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से लिया जाए और चाहे वो भौतिक दृष्टिकोण से लिया जाए, यदि आप वास्तव में स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो जिस अनुपात में स्वतंत्रता चाहते हैं, आपकी आवश्यकताएं सीमित होनी चाहिए। आज हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं, लेकिन उत्पादन और प्रोडक्शन हम एक चीज का करने में विफल हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज विश्व व्यवस्था गुजर रही है ट्रंप साहब के नेतृत्व में, यह मजबूर नहीं करती है आत्मनिर्भरता की तरफ जो है कदम बढ़ाने के लिए। आज कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी साहब जो है कहते हैं कि यदि हमें वास्तव में कनाडा को जीवंत रखना है, कनाडा को अस्तित्व में बने रहना है, तो उसे आत्मनिर्भरता की सिद्धि की तरफ आगे बढ़ना होगा। आज हम उस दिशा में कहां तक आगे बढ़ पाए हैं, यह एक विचारणीय प्रश्न है, यह एक चिंतन का विषय है। हम गांधी से प्रेरणा लेते हैं, हम सरदार से प्रेरणा लेते हैं, हम विभिन्न प्रकार के जो है अपने मनीषियों से प्रेरणा लेते हैं। हम देखते हैं कि उन पर बड़े सुंदर लफ्जों में लफाजी भी करते हैं तमाम पर्वों पर, चाहे 2 अक्टूबर हो, चाहे वो जो है जयंतियां हो, चाहे जो है वो 26 जनवरी हो, चाहे वो 15 अगस्त हो। किंतु उनके प्रेरणा से हमने उनके मूल्यों से कितना सरोकार हमारा है, कितना हमने प्रेरणा लिया है। यह बड़ा आज कहीं ना कहीं एक प्रकार से शोचनीय है विषय है कि महापुरुषों के बारे में या भारतीय इतिहास के बारे में हमारे अधूरे ज्ञान ने कहीं ना कहीं हमारे जो है छात्रों को एक प्रकार से अंधेरे में लाके खड़ा कर दिया है। एक शिक्षक होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि हर शिक्षक का यह दायित्व होना चाहिए, ये कम से कम नैतिक जवाबदेही होनी चाहिए कि जिस विषय पर आपको भली प्रकार ज्ञान ना हो, कृपया उस पर लफाजी मत कीजिए। अगर पूरी ज्ञान नहीं है, मत उस पर जो है 2 शब्द कहिए। अगर आप बच्चों को प्रकाश की तरफ नहीं ले जा सकते हैं, तो उनको अंधकार की काल कोठरी में मत ढकेलिए। मैं पढ़ा करता था, मुझे लोग बताते थे गांधी के बारे में, कई लोग गांधी तो मांस खाते थे, वो अहिंसा की फिर प्रवचन करते थे, दुनिया भर की चीजें। सत्य है गांधी मांस खाते थे, और गांधी इसको जो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो उनकी अपनी जीवनी है उसमें स्वीकार भी करते हैं, लेकिन उसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता है। वो कहते हैं कि किस प्रकार से मेरा परिवार एक विशुद्ध वैष्णव अनुयायी हुआ करता था, जहां पर अहिंसा और एक प्रकार से देखा जाए धार्मिक परंपराओं का उच्च स्थान था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मित्रों की कुसंगतियों का शिकार होकर के, उसको मित्र कह नहीं सकता हूं, सहपाठी शब्द कहिए अच्छा होगा, तो उनके जो है कुसंगतियों का शिकार होकर के मैं भी कुप्रवृत्ति की तरफ चलायमान हो गया था। मैंने बीड़ी पीना भी सीखा, मैंने मांस खाना भी सीखा, मैंने नौकर के अपने जेब से चोरी भी किया घर में, मैंने भाई के कंठे से जो है कड़े से सोना भी बेचा, लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे कचोट रही थी। एक बार इत्तेफाक से मैं हरिश्चंद्र फिल्म देखा मैंने, तो उस चलचित्र को देखने के पश्चात मेरे मन में एक विचार आया कि क्या जो मैंने किया है ये उचित है, क्या ये घोर अपराध नहीं है। और मैंने अपने पिताजी को पत्र लिखकर अपने समस्त दोषों से अवगत कराने का निश्चय किया, लेकिन जब मैं पत्र लिखता था, 2 लाइन लिखता था, मेरी कलम रुक जाती थी कि क्या पिताजी इस सत्य से अवगत होने के पश्चात मेरे लिए जो है परिवार और घर में कोई स्थान होगा। लेकिन फिर मैं अपने विचारों पर दृढ़ हो जाता था कि यदि राजा हरिश्चंद्र जैसा व्यक्ति संपूर्ण राज्य का परित्याग कर सकता है सत्य के लिए, तो मैं सत्य के लिए अगर परिवार का भी परित्याग करना होगा कर दूंगा। किंतु जिस बुराइयों को लेकर के मैं ढो रहा हूं, मैं इसे और नहीं ढो सकता। वो कहते हैं कि मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं पिता के सामने कह सकूं। मैंने पत्र लिख के पिता को जो है भेजा। पिताजी उस समय बीमार अवस्था में थे, चारपाई पर पड़े हुए थे, रुग्ण अवस्था में। वो पत्र को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो कहते हैं मोहन को बुला दीजिए। मोहन माने गांधी। जब ये शब्द आता है पिताजी का, मेरी शरीर में कंपन आ जाता है, मैं कांप उठता हूं। लेकिन उसके पश्चात जाते हैं, लेकिन देखते हैं पिता की आंख में आंसू था, और वही कहते हैं कि मुझे गर्व है कि जो स्वीकार कर सकता है अपनी कमियों को, वो सुधार भी कर सकता है। और मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि तुम अवश्य इन कमियों में सुधार करोगे। तो वही चीजें आज मेरे समाज के सम्मुख, ये समस्या नहीं है स्वीकार जो है सुधार करने की। समस्या तो यहां ये है कि कोई अपनी कमियों को स्वीकार करना ही नहीं चाहता है।
आज अगर हम देखें तो यह पर्व केवल परेड, प्रदर्शनी व तालियों का पर्व नहीं है, अपितु आत्ममंथन का भी अवसर है। हम कहाँ से चले थे, कहाँ हैं और किस दिशा में गतिमान हैं। उन्नत शिक्षा व स्वास्थ्य ही एक बेहतर समाज अथवा राष्ट्र की नींव हो सकती है। आज हम कहाँ हैं इस क्षेत्र में, इस पर विचार की आवश्यकता है। कब तक हम मैकाले को कोसते रहेंगे, कब तक हम अंग्रेजों को कोसते रहेंगे कि उनके कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई, वैसी हो गई। मैं समय होगा तो मैकाले के पर भी बताऊंगा कि उसकी शिक्षा व्यवस्था से संबंधित जो मूल चीजें थी, मैं एक दिन अवश्य कोशिश करूंगा कि आप लोगों के प्रकाश में लाऊं। हम लोग मैकाले रखते हैं, लेकिन मैकाले क्या लेकर आया, उसका क्या प्रभाव पड़ा, उससे क्या जो है सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, इस पर हम लोग अनभिज्ञ हैं। आज अगर हम देखें तो शिक्षा में गुणवत्ता का जो ह्रास है, यहां तक कि हमारे छात्र आज एक एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं। पीजी के छात्र जो है परास्नातक में पहुंचने के बावजूद एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं। और जब हम लोग पढ़ा करते थे तो कक्षा 2 का छात्र जो एप्लीकेशन लिखता था, प्रार्थना पत्र उसको लिखना सिखाया जाता था। कहाँ आज हम आके बैठे हैं। पहले जब कक्षा 12 का विज्ञान का छात्र हुआ करता था, मुझे याद आता है जो विज्ञान लेता था उसको बाकायदा फर्जरी सिखा दी जाती थी। सामान्य मेढक को चीड़ा जाता था, चीड़ने के बाद उस पर दवा लगाया जाता था, उसके बाद उसकी जो है मरहम पट्टी की जाती थी, फिर उसके जो है टाका लगाया जाता था। तो उसके बाद उसको कहा जाता था कि अगर मेढक कूद गया तो माना जाएगा कि आपको पास कर दिया जाए, नहीं कूद गया तो आपको प्रैक्टिकल में फेल कर दिया जाएगा। और आज क्या है कि जो है केमिस्ट्री का जो परास्नातक का छात्र है वह अम्ल और क्षार के बीच क्रिया नहीं करा सकता है। तो केवल मैकाले को हम कब तक जिम्मेवार ठहराएंगे। अरे ये आज 15-20 साल से पहले की बात है कि ये सारी चीजें कराई जाती थी लैब में। आज लैब सूखे पड़े हुए हैं। केवल हम मैकाले को दोषी ठहरा सकते हैं या स्वयं को भी कहीं ना कहीं उन चीजों के लिए उत्तरदायी ठहराएंगे। अगर आज हम देखें तो धन व धनिकों का जमघट बन चुका है शिक्षण संस्थाएं। काले धन से निर्मित और संचालित शिक्षण संस्थाओं में भला हम कितने आदर्शों और कितने उसकी बात कर सकते हैं। आज वही शिक्षण संस्थाएं जो है रोपित करके संचालित कर रहे हैं, जो काले धन को जो है कहीं ना कहीं इकट्ठा करके गड्डी मार के कुंडली मार के बैठे हुए हैं, और उसको खपाने का कहीं ना कहीं उनके पास सबसे बेहतर जो वो है वो शिक्षण संस्थाएं खुलवा दीजिए। ये है। छात्रों के स्तर पर भी देख लिया जाए तो जिसके पास पैसा है प्रैक्टिकल में पैसा दीजिए, नंबर लीजिए, अंक अर्जित कीजिए। एक अक्षर कॉपी में मत लिखिए, विश्वविद्यालय में पैसा खर्च कीजिए और अच्छा खासा नंबर लीजिए। कहाँ गतिमान है। जिस शिक्षण संस्था में शुरू से ही जो बच्चा अपने परिवार से नैतिक भी बन के आता है उसको अनैतिकताओं की तरफ ढकेला जाता है, उसको भ्रष्टाचार की तरफ, उसको कुव्यवस्था की तरफ। प्रैक्टिकल है तो उसमें वसूली, छोटा सा कोई कार्यक्रम वसूली। तो ये सारी चीजें क्या अनैतिकता को नहीं बढ़ावा देती हैं। आज यह चिंतन का विषय नहीं है कि एक परिवार से आया हुआ बच्चा कम अनैतिक होता है, लेकिन जब वह शिक्षण संस्थाओं में पहुंच जाता है तो वह कहीं ना कहीं शिक्षित और सुशिक्षित होने के बजाय अनैतिकताओं के घोर द्वंद्व में, घोर कुचक्र में फंस जाता है। स्वास्थ्य के स्तर पर अगर हम ले लें, और कैसे वो ना पहुंचे। जब आज शिक्षक ही नैतिक व चारित्रिक विपन्नता का शिकार हो तो भला हम छात्रों से आदर्शों की अपेक्षा और उम्मीद ही कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अगर हम देखें तो अमानवीयता व असंवेदनशीलता की आज वे गिरफ्त में है, जिसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार अभी मुझे हुआ। एक ऑपरेशन के सिलसिले में मेडिकल कॉलेज गया था और जिस प्रकार से मैंने वहां पर असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा देखा, मेरा हृदय विचलित हो गया। मैं ईश्वर से यही मनाता हूं कि प्रभु नर्क में भेज दीजिए, नर्क की गति को झेलने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन भारत में 3 स्थानों पर मत भेजिएगा, थाने में, न्यायालय में और अस्पताल में। एक शिक्षक व अभिभावक किसी भी समाज की नींव होते हैं, वह छात्र उसकी मंजिल अथवा भविष्य भी हम कह सकते हैं। आज हम कहाँ हैं, क्या यह विचारणीय नहीं है। हमारे यहाँ आदर्श रहा है शिक्षक के विषय में, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम उस आदर्श के कितने करीब हैं। मुझे मानस का, तुलसी जी रचित मानस का एक श्लोक याद आता है उत्तरकांड का, जिसमें वो कहते हैं कि भावी व्यवस्था क्या होगी। बड़ा अच्छा बखान उसमें उन्होंने किया है कि गुरु शिष्य बधिर अंध कै लेखी, एक न सुनहि एक नहीं देखी,
हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, ते गुरु घोर नरक के परहि। और आज हम क्या उसी व्यवस्था से नहीं गुजर रहे हैं? आज छात्र बहरे के तुल्य है, उसको कुछ अच्छा सुनाई नहीं देता, और शिक्षक अंधा है जिसको छात्र की उदंडता, छात्र की कुचक्रता दिखाई नहीं देती है, अभी उस पर तालियां और बजाई जाती हैं। शिक्षण संस्थानों में जो छात्र थोड़ा, मैं देखता हूं कि थोड़ा संकुचित स्वभाव का है, थोड़ा जो है अपनी मूल्यों और व्यवस्थाओं को लेकर चलता है, उसको हमारे यहाँ ही जो है अध्यापक समाज के द्वारा इस प्रकार से कहा थोड़ा मूढ़ है, थोड़ा पिछड़ा हुआ समाज से आया, वो पिछड़ा हुआ समाज का है। जो कुचक्र और जो है कुव्यवस्था का शिकार है, वो आधुनिक समाज का है। आज क्या सत्य नहीं है मानस की चौपाइयां कि आज हमारा शिक्षक वर्ग, उसको छात्रों के हितों अहितों से कोई मतलब नहीं है, केवल धन से उसके मतलब, उसके फीस से मतलब है। हमने राज्य की तो स्थापना कर लिया, किंतु राष्ट्र का निर्माण आज भी हमारे लिए चुनौती है। भाषा, मजहबी उन्माद, राजनीतिक दृष्टि से कुत्सित दलीय व्यवस्था और दलों, अब अभी आप यूजीसी के स्तर पर देख लीजिए, जिस प्रकार से यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में को छात्रों और अध्यापकों के लिए जातिगत आधार पर परस्पर द्वंद्व का अखाड़ा बनाने का कुचक्र तैयार किया है, ऐसी व्यवस्था में, ऐसी अराजकता में आप किस भविष्य की अपेक्षा कर सकते हैं? जब तक एक राज्य राष्ट्रगत स्तर पर गतिमान नहीं होता, जब तक उसमें राष्ट्रीयता की भावना का संचार नहीं होता है, तब तक वह मृत लाश के तुल्य होता है। जिस प्रकार शरीर तो हो उसमें, शरीर तो हो लेकिन उसकी आत्मा ही उसमें ना हो, उसके प्राण ही उसमें निकल गए हो। आज हम देख सकते हैं, हम कहते हैं हिंदुस्तान, हिंदी, लेकिन जिस प्रकार से कल के अवसर पर आज के समाचार पत्र में आप उठा के देख लीजिए, स्टालिन जैसे बेहुदे हरामखोर कहते हैं तमिलनाडु में हिंदी के लिए ना तो कभी कोई स्थान था, ना आज है, और ना हम होने देंगे। इससे बेहतर तो कम से कम अंग्रेज थे कि जहां हम हिंदी बोल सकते थे, और उनकी भी हैसियत नहीं थी कि हिंदी के बारे में इतने कुचक्र तरीके से बात करें। आज हम कहां जा रहे हैं यह विचारणीय है। और अंत में हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का संविधान सभा के समापन का उद्बोधन, वह कथन याद आता है कि वह जो चुनकर आएंगे यदि श्रेष्ठ हुए तो एक असंगत संविधान को भी उत्तम बना देंगे, लेकिन यदि उनमें इन गुणों का अभाव हुआ तो एक श्रेष्ठ संविधान भी उस राष्ट्र और समाज का कोई मदद नहीं कर सकता है, कोई सहायता नहीं कर सकता है। इसी प्रकार अंबेडकर जी का भी वह कथन याद मुझे आता है, जब वो कहते हैं कि सांप्रदायिकता और जातीयता आज समाज में है, यह अपने आप में कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, किंतु जिस दिन ये विष शासन और प्रशासन में जो है घुस जाएगा, उस दिन इस देश को पुनः बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और आज जिस प्रकार से हमारे शिक्षण संस्थाओं में भी यूजीसी जैसे संस्थाओं के द्वारा उसको घुसाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टियों ने शासन और प्रशासन में उन चीजों को घुसा दिया है, आज शिक्षक छात्रों में जाति देखे और जो है छात्र शिक्षक में जाति देखे, कैसे जो है कैसे हो सकता है? जहां हमारे यहाँ कहा जाता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, ज्ञान से आप लाभान्वित हो सकते हैं, वहाँ कैसी चीज़ें संभव हैं? मैं यहीं पर बहुत लंबा हो रहा है चूंकि लेक्चर, विराम दूंगा और ईश्वर से यही कामना है कि इस देश को सद्बुद्धि दे, सदमार्ग पर ले जाए। आप लोग भी जो इस पर चिंतन करें, मंथन करें, और कहीं ना कहीं आप ही देश के भविष्य हैं। तो बतौर एक शिक्षक के रूप में मैं अपने छात्रों से यही कहना चाहूँगा कि आप स्वचिंतन से देखें कि हम कहाँ थे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हैं और कहाँ किस दिशा में जा रहे हैं। जहाँ हमारे यहाँ कहा जाता था कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, आज हम क्या उस मूल्य को जी रहे हैं या उससे कितना हमारा सरोकार है?